स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 का। जी हाँ, 2022 का जो हमारा छत्तीसगढ़ टेट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आप तक लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे और इसका क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को समझने वाले हैं जिससे कि उस क्वेश्चन की समझ आपके दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी ऐसा प्रश्न पढ़ें इससे जुड़ा हो तो बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक विकास, ठीक है, अनिवार्य रूप से एक विषय है। क्या विषय है ये सामाजिक विकास? तो इसमें दिख रहा है कि सामाजिक व्यवस्था की मांगों का, कि क्या समाज जो चाहता है जैसा व्यवस्था उसका मांग पूर्ण करने का, ये भी है ना। सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य, जो सामाजिक व्यवस्था का जो उद्देश्य है उसके साथ साथ स्वयं के उद्देश्यों को जोड़कर एकीकरण करना, है ना, क्योंकि हम भी समाज के अंदर आते हैं। ये भी ठीक लग रहा है। अगला है सामाजिक सुरक्षा की स्वीकार्यता। सामाजिक सुरक्षा बस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सामाजिक वृत्त का विकास, सामाजिक में जो चाहत है समाज का उसका विकास नहीं भाई। सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि इसमें समाज और साथ साथ खुद को लेके चल रहा है दोनों। तो इसका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना होता है, जिसके अंतर्गत चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार और जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा आदि का विकास होता है। सामाजिक विकास के अंदर आता है, ठीक है, कि समाज के अंतर्गत रहकर अलग अलग पहलुओं को सीखना। तो इसमें दोनों इंसान आते हैं, एक समाज भी आता है, दूसरा खुद भी आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आप देखेंगे क्या है। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। जो बी.एफ. स्किनर साहब हुए, है ना, तो उनका कहना था कि बच्चों में जो भाषा का विकास है किस चीज का परिणाम है भाई वो। ठीक है, व्याकरण का प्रशिक्षण नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अनुकरण एवं पुनर्बलन। अनुकरण मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। अनुकरण मतलब किसी चीज को देख के सीखना, और पुनर्बलन मतलब उसको अगर वो करता है तो उसको शाबाशी देना, बार बार उसको बहुत अच्छा कर रहे हो करके बोलना। ये या फिर जन्मजात या फिर परिपक्वन या फिर मेच्योरिटी के साथ। तो देखो, बच्चों की बात कर रहे हैं तो भाई बच्चे तो मेच्योर होने में वो बच्चे ही नहीं रह जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना। मेच्योरिटी अलग हो गया, ये भी नहीं होगा। व्याकरण का प्रशिक्षण बच्चों को नहीं दिया जाता, वैसे वो बड़े होने के बाद समझेगा। अब एक आता है जन्मजात योग्यता, कहता है ये, या फिर अनुकरण। तो अनुकरण और पुनर्बलन का जो परिणाम है वो बच्चों के भाषा विकास का है। ठीक है, बालक अपने, यहाँ पर एक चीज समझना, बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, इसलिए किसी परिवार एवं समाज में जैसी भाषा बोली होती है जाती है, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। ऐसे में यदि बच्चे के परिवार या समाज में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो वह दोष भी बच्चों में दिखता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अनुकरण एवं पुनर्बलन की वजह से बच्चों में भाषा का विकास होता है, ये बी.एफ. स्किनर का कहना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? अधिगम मतलब लर्निंग होता है। तो अच्छा लर्निंग किस चीज पर निर्भर करेगा आप बताइए? शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, या फिर शिक्षक सहायक सामग्रियों के सही उपयोग पर? बिल्कुल आप बताइए। शिक्षक पर निर्भर करता। अगर ऐसा होता तो अच्छे शिक्षक सभी बच्चों को अच्छा बनाते, है कि नहीं। तो शिक्षक पर भाई निर्भर नहीं करता। ठीक, दूसरा है छात्रों की सक्रिय रुचि पर। अगर बच्चा रुचि ले रहे, इंटरेस्ट ले रहे पढ़ने में, तब कोई भी शिक्षक उसको पढ़ा पाएगा, या फिर दुनिया का कुछ भी चीज़ उसको तभी सिखा पाएगा जब वो रुचि लेगा, सीखने के लिए तैयार होगा। ये तो आप समझते हैं। तो इसका आंसर ये तो सही लग रहा है। अच्छी शिक्षण विधियों पर। अच्छी शिक्षण विधि मतलब आपके पास टीवी है, अच्छे अच्छे नाच गा के सिखाने का विधि है, लेकिन बच्चा अगर सक्रिय ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये भी नहीं होगा। ये भी वैसे ही है कि आपके पास जो सामग्रियां हैं, बॉक्स है, टीवी है, एफएलएन है, उनसे आप सिखा रहे हो पर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो नहीं है, काम आएगा। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पर छात्रों की सक्रिय रुचि है। ठीक है, वो होगा तभी उसका
अधिगम अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अनुवांशिकता, बिल्कुल। एक बच्चा अगर अनुवांशिक बचपन से ही उसके माइंड में प्रॉब्लम रहेगा, दिक्कत रहेगा, तो वो नहीं सीख पाएगा। दूसरा, भौतिक दशाएं, बिल्कुल। अगर उस बच्चे के गांव के आसपास बहुत ज़्यादा तूफान आती हैं तो वो ढंग से स्कूल नहीं जा पाएगा, सीख नहीं पाएगा, है ना। वृद्धि और विकास, सॉरी हाँ, वृद्धि उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, अच्छा स्थिति नहीं है तो, है ना। हमेशा मौसम खराब रहता है। भौतिक दशाएं मतलब भौतिक में भी आ जाएंगे कि आसपास अगर स्कूल ही नहीं है, अच्छा घर ही नहीं है, तो भी अच्छे से विकास और वृद्धि नहीं हो पाएगा बच्चे का। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी होती हैं, क्योंकि अगर सही समाज नहीं है ना, और सही संस्कृति में नहीं है, वो सही वो नहीं है, तो वो दोनों भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो उसका इसका सबसे सुंदर आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, और वो है कि मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल का विकास करने का अवसर मिलेगा। जब वह मिट्टी का खिलौना बनाएगी एक छोटी सी बच्ची, तब कौन सा कौशल का विकास होगा। स्थूल गत्यात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। स्थूल गत्यात्मक का क्या होता है। स्थूल, देखिए यहाँ अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, तो ये जब खड़े खड़े होना सीखता है और दौड़ना इधर उधर सीखता है, जब उसके बड़े मसल्स का यूज़ होता है बॉडी के, है ना, पैर के मसल्स का यूज़ होता है, तो ये स्थूल है। उसको खड़े करने में या फिर भारी उसका बॉडी का वजन उठाने में, बैलेंस करने में जो यूज़ होता है वो है स्थूल। ठीक, तो एक ये हो गया, ये कौशल डेवलप होता है। या फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म क्रियात्मक। सूक्ष्म मतलब होगा अगर वो छोटा छोटा उंगली है उसका, है ना, तो उस छोटे सी उंगली से वो क्या करेगा, किसी सामान को पकड़ेगा, सुई को लगाएगा, सुई धागा, खिलौनों को छुएगा, मतलब उंगलियों से पकड़ेगा, है ना, तो वो सूक्ष्म होगा। तो जब खिलौना बनाएगी तो उंगलियों का उपयोग होगा, तो सूक्ष्म का तो यूज़ होना है। अब यहाँ है गत्यात्मक या क्रियात्मक, क्या सिर्फ गति करेगी उनकी उंगलियां या फिर क्रियात्मक भी होंगी। क्रियात्मक का मतलब कुछ नया चीज़ करेंगी वो, बिल्कुल। मिट्टी के खिलौने के बनाने के टाइम क्रियात्मक भी उपयोग होगा, क्योंकि पकड़ने के लिए, किसी को उठाने के लिए उंगली से, है ना, नियंत्रित करने की तो आवश्यकता पड़ती है। तो हो गया क्या हो गया, सूक्ष्म क्रियात्मक। ठीक है, लेकिन जोड़ तोड़ करेगी वो बार बार, तो वो क्रियात्मक में आ जाएगा, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल आएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला है मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, देखिए यहाँ पर बात होती है, मूर्त परिस्थिति का मतलब है कि जो चीज़ें हैं उसको देख पाते हैं। मूर्त मतलब मूर्ति समझिए, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस चीज़ को समझ के, उस चीज़ के माध्यम से अगर बच्चा समझने लगता है तो कौन सा अवस्था है। किशोर अवस्था तो बहुत बड़ा हो गया, वो तो मूर्त से ज़्यादा समझेगा, इमेजिनेशन से भी समझेगा। ठीक है, किशोर अवस्था दोनों तो आएगा नहीं, क्योंकि किशोर अवस्था बहुत बड़ा है। दूसरा, बाल अवस्था में सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास, तो इसका सामाजिक विकास का क्या मतलब, समाज से रिलेटेड होगा तब कहेंगे। बाल अवस्था जब एक बच्चा 6 से 12 के बीच में रहेगा, है ना, तो सामाजिक विकास मतलब समाज में वो मिलने ढलने लगेगा तब। लेकिन बौद्धिक विकास का मतलब होता है कि उसका माइंड सोचने का तरीका बदलने लगेगा, बढ़ेगा। तो मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना, तो समझना किस में आएगा, दिमाग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर यही होने वाला है कि बालावस्था में बौद्धिक विकास है। ठीक है, ऐसे समझिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आप देखेंगे, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है। शिक्षा का उद्देश्य, बिल्कुल। पाठ्यक्रम का क्या मतलब होता है, जैसे सिलेबस हो गया, पाठ्यक्रम के अंदर आता है कि स्कूल में क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कितने अच्छे से चीज़ों को रखें जिससे बच्चों से हम जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाए। तो उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य जो भी है, आप जो बच्चे से चाहते हैं, है ना, तो शिक्षा का उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम होता है। और सामाजिक आवश्यकताएं के लिए भी होता है कि समाज में हमको चीज़ों को कैसे चेंज करना है, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, समाज और शिक्षा दोनों को देखते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए और बी।
अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 8वां आपको देखने को मिलेगा कि अधिगम, क्या दिख रहा है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का क्या उदाहरण है भाई? निम्नतम स्वरूप का क्या मतलब आप समझेंगे, सीखने का, ठीक, मूल प्रावृत्तिक व्यवहार, कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति हंसना रोना क्या है, कैसे है वो, अनुबंधित अनुक्रिया, है ना, या फिर अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार, या फिर कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। पहले मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक, कि अधिगम क्या चीज़ होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिनके द्वारा हम कुछ सीखते हैं, है ना, इसके द्वारा हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, उसी को अधिगम कहते हैं। ठीक, तो अधिगम से लक्ष्यों की प्राप्ति और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तो होता ही है। ठीक है, अधिगम सीखते हैं आप तो जो चाहते हैं वो तो पूरा होता है और आपके अंदर विकास भी होता है। ठीक, तो मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, ठीक, अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक, और अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार अधिगम के उच्चतम स्वरूप के उदाहरण हैं। ठीक, ये तीनों के तीनों, अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार मतलब अंदर से उसका क्या व्यवहार चेंज हो रहा है, अनुबंधित व्यवहार मतलब, अनुबंध मतलब एक दूसरे से मिल के जो क्रिया करते हैं लोग, है ना, कैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं वो भी है, और मूल प्रवृत्तिक व्यवहार भी है। ठीक, तो इसका आंसर ये तीनों है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब सा कि ये कैसा सा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्त, इसलिए आपको पुराने क्वेश्चंस को भी पढ़ने की ज़रूरत है, कभी कभी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्या, ये तीनों आएगा मतलब उपरोक्त कोई नहीं, क्योंकि एक को तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि तीनों को करना है ना। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रिया को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोर अवस्था के विकास से संबंधित है? उत्तर किशोर अवस्था मतलब कौन सा, 2 से 4, 2 से 6 और 6 से 12। ठीक, नहीं, ये तो बाल्यावस्था की हम बात कर दिए। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति, ठीक, तो कौन सी रणनीति बड़े किशोर जो बच्चे हैं, है ना, उनके विकास से संबंधित होगी? क्रिया आधारित, हाँ बिल्कुल, बच्चों को आप क्रिया करवाएंगे वो तो फायदा देगा ही। कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, देखो अनुकरणात्मक कार्य का मतलब ये है कि बच्चों को जो आप करेंगे उसको उसको रिपीट करना है, तो छोटे बच्चे करते हैं, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। सी है विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। दत्तवाचन व लेखन मतलब आप बोल के उनको या फिर लिख के सिखाओगे, नहीं काम करेगा। बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर किशोर अवस्था है ना। क्रिया आधारित मतलब आप उनको कुछ करवाएंगे, उस सबसे बेटर है कि जो उनके मन में आ रहा है उस विषय के प्रति, उसमें एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे की बातों को समझें, और एक सही चीज़ उनका गाइड करने वाला एक इंसान हो जो उस चीज़ को समझाए। तो ये सबसे बेहतर आंसर है और यही है आंसर इसका। 10वां देखेंगे, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ होता है कि सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को पुराने में स्कीमा में शामिल करता है। पुराना स्कीमा मतलब आप ये समझिए कि एक अलमारी है, उसमें रखा हुआ है बहुत सारा आपका कपड़ा या फिर कोई भी जानकारी, उसको कहते हैं स्कीमा। ठीक, तो उसमें नए ज्ञान, अब नया कपड़ा ले जाके रख रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। सामान्यतः आत्मसातीकरण का अर्थ होता है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना। ठीक, तो जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण को बालकों के अप्रत्याज्ञात्मक समन्वय से संबंधित माना है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि अलमारी है जहाँ पर आपके स्कीमा रखे हुए हैं और आप बहुत आत्मा से, बहुत प्रेम से एक कपड़ा लेते हो और ले जाके उसी के साथ, उसी के ऊपर उसको रख देते हो। ठीक है, नए चीज़ को, उस पुराना जो कपड़ा था, एक शर्ट लिए थे उसके जोड़ी में आप उस पेंट को रख दिए, तो नया
पुराने के साथ मिक्स हो गया और रखा गया, तो आत्मसातीकरण उसको कहते हैं। ऐसे करके आपको याद कर लेना है, आत्मसातीकरण। पुराने स्कीमा में ऐड करना को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? स्कैप होल्डिंग से क्या तात्पर्य है भाई? स्वयं आसानी से कर पाता है? बिल्कुल नहीं। मित्रों की मदद से कर पाता है? शिक्षकों की मदद से कर पाता है? या फिर स्वयं करने में असमर्थ है? तो इसका आंसर आपको सी होगा। स्कैप होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि कोई आपसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति आए और आपको मदद करे किसी लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब आप 1 से 15 तक जानते हैं पहाड़ा, लेकिन आपको 20 तक सीखना है, तो जो जानता है 20 तक वो आपको 15 से 20 तक जाने में मदद करेगा, उसी को कहते हैं स्केप होल्डिंग। ठीक है, और आपका मित्र नहीं कर सकता क्योंकि आपका मित्र है तो वो भी सेम जानेगा। यहाँ पर ऐसा लॉजिक लगाना होता है, इसीलिए मित्र वाला आंसर मत डालना। ठीक है, आपसे जो ज़्यादा जानता है शिक्षक, वही है यहाँ पर आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बच्चे को दिया गया एक ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। तो लियो वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? ठीक है, ऐसा कार्य जो थोड़ा सा मुश्किल हो, जैसे मैं बोला आपको 15 तक आता है लेकिन 20 तक करवाना है, तो और अच्छे से सीखते हैं, लेकिन आप सीधा 80 तक बोलेंगे तो भाग जाएगा बच्चा छोड़ के, है कि नहीं? तो लेवगोत्स्की ने विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है कि इससे कौन सा क्षेत्र वो होता है? ठीक है, तो उसको कहते हैं स्कीमा। नहीं भाई, स्कीमा अलग चीज होता है, हमें बताया। संभावित विकास नहीं, वास्तविक विकास। वास्तविक विकास मतलब जो जानता है तो उसी को फिर से क्यों करोगे, थोड़ा सा मुश्किल करके वहां तक ले जाना है जिसको नहीं जानता, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं इसको। ठीक है, जब स्कैप होल्डिंग की ही बात होती है, मैं बोला कि वो बच्चा 15 तक पहाड़ा जानता है तो उसको आपको 20 तक ले जाना है, तो समीपस्थ है, 15 के पास ही है वो, आपको ऐसा नहीं कि 40 तक लेके जाना है, तो उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र के। इस एरिया को बच्चा जानता है तो थोड़ा ही और दूर का नॉलेज भी उसको अपन स्केप होल्डिंग की मदद से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला आपको देखने को मिलेगा, बालक के बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है भाई? बौद्धिक मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ, तो समझ भी दिमाग से जुड़ा हुआ है, तर्क करना भी, क्या सही है क्या गलत, और अगला आप देखेंगे कल्पना करना भी उसी से रिलेटेड है। ठीक, तो सभी आएगा आंसर। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि, देखिए यहाँ पर क्या होता है, मतलब कोई बच्चा आक्रामक है, किसी पे हमला कर दे रहा है, तो वह कारण सामाजिक हो सकता है, ये बोल रहा है ना कि मनोवैज्ञानिक या फिर जीव वैज्ञानिक या फिर शरीर विज्ञान संबंधित। तो इसका कहना है कि वो बच्चा किसी पे हमला कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो माइंड के कुछ दिक्कत की वजह से कर रहा हो, है ना, या फिर बायोलॉजी में ही उसके दिक्कत हो, बायोलॉजी मतलब उसके प्रकृति में ही दिक्कत हो, है ना, या फिर शरीर के विज्ञान संबंधित, शरीर विज्ञान संबंधित मतलब या फिर कोई उसको बीमारी हो, तो आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है। ठीक, सामाजिक हो सकता है ये कि वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है और कुछ कर रहा है, तो वो किसी को दौड़ा रहा है मारने को या फिर डरा रहा है, तो वो सामाजिक है भाई। ये नहीं कि उसको हम बोल दें कि मन में उसके कुछ दिक्कत है इसकी वजह से ऐसा कर रहा है, या फिर वो बचपन से ही गड़बड़ है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो इसका उत्तर देखिए बी और सी को हम लिए हुए हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको हम देख के और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम कि आक्रामकता का कारण किसी गुस्से की वजह से सामाजिक हो सकता है, ये चीज़ है ना, किसी इंसान के माइंड में दोस्तों का दबाव, घर का माहौल, प्रतियोगिता का तुलना, ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। पर इसके डायरेक्ट कारण जीव विज्ञान मतलब बॉडी में कुछ दिक्कत है वो नहीं हो सकता, या फिर मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर है बी और सी, कि डायरेक्ट उसका वजह मनोवैज्ञानिक दिमाग में कुछ दिक्कत है वो चीज़ नहीं हो सकता, और जीव विज्ञान भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन करके अपन वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें लंबा हो ही जा रही हैं। ठीक, तो अगले बार जब बनाएंगे तो वीडियो को थोड़ा स्पीड रखेंगे।
अभी 15 के साथ कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के सीखने, अधिगम को आप सीखना बोला, अनुभवों को बढ़ाता है। ठीक बात है, ये भी अलग अलग संस्कृति से होते हैं तो सब मिल के रहते हैं और सीखते भी हैं सब एक दूसरे के संस्कृति के बारे में। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये भी सही बात है। विकास और वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है, बिल्कुल गलत बात है। किसी बच्चे का विकास और वृद्धि अलग होता है, किसी बच्चे के एक सिटी के और गांव के बच्चों का अलग, उसका समझ बहुत लेट से बढ़ेगा, कई का जल्दी बढ़ेगा। कई लोग को बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो उनका और जल्दी बढ़ता है ना। तो ऐसे करके सभी बच्चों का अलग अलग होता है। अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसका मतलब ये है, पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अलग चीज़ है, इसको बात करेंगे। अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको हम बता रहे हैं कि 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 इसका आंसर है। ठीक है, कि अलग अलग रहते हैं तो अच्छे से सीखते भी हैं और साथियों से भी कई चीज़ें सीखते हैं। तो 1 और 2 वाला कौन सा अपने पास? सी। ठीक है। आ, विचारों की मुक्त आदान प्रदान के साथ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। हम क्या बोल रहे थे, इसके लिए समावेशी शिक्षा की एक अवधारणा भी प्रस्तुत है दोस्तों, आपको समझ में आएगी। समावेशी शिक्षा का वही है कि अलग अलग बच्चों का जो दिमाग का लेवल है उनको भी हम साथ में रखें, जिससे कि वो सीखें और साथ में समाज में रहना सीखें, है ना। एक साथ सभी बच्चों को साथ लेकर चलने का महत्व है इसमें। ठीक, जिससे कि अनेक कौशल भी सीखें। और अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत नहीं करता दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बल्कि किसी भी जीव के अनुबंधन में कुछ निश्चित समय की आवश्यकता होती है। ठीक, अनुबंधन का क्या मतलब है मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अनुबंधन मतलब जोड़ने, जोड़ना ही होता है, कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है ना, जुड़ता है जब कुछ चीज़। तो अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत नहीं करता। एक चीज़ समझना, अचानक कुछ आ जाए समस्या उसका समाधान करे, ऐसा कुछ नहीं है इसका सिद्धांत। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताइए, कुछ गलत हो तो भी बताइए और कैसे बेटर कर सके उसको भी बताइए। शुरू है क्योंकि अभी।